वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ABS एकेडेमिया पे फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का सेशन 4 लेके आया हूं। इसके पहले मैंने 3 सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उन वीडियोस के भी आप जरूर देखें। आप मेरे वीडियोस को अगर पसंद कर रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें। अगर आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप ABS एकेडेमिया से जुड़ना चाहते हैं तो ये दोनों के लिंक्स मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक्स को क्लिक करके आप डायरेक्टली मेरे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज YouTube चैनल को ABS एकेडेमिया को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देंगे। मैं पिछले 6 सालों से सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, FM एंड हाइड्रोलिक्स पढ़ा रहा हूं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को अदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहा हूं। तो आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट्स और मैं 100% विश्वास दिलाता हूं कि मैं जो भी यहाँ पे आपके सामने लेके आता हूं वो बहुत ही बेस्ट कंटेंट लेके आता हूं जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्टली यूजफुल होगा। अगर आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी प्लस का एक फैकल्टी हूं। तो आप अगर अनअकैडमी प्लस पे हैं तो आप मेरे प्रोफाइल अभिषेक भारती को जाकर के सर्च कर सकते हैं और आप वहां से मेरे लेक्चर्स को देख सकते हैं। दिस इज माय नेम अभिषेक भारती। और अगर आप अनअकैडमी प्लस लर्नर नहीं है और आप चाहते हैं सब्सक्रिप्शन लेना, देन यू कैन यूज दिस कोड ABS भारती टू गेट योर 10% डिस्काउंट। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, ये जो आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं ये सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है और ये आपके किसी भी AE JE एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो जनरली वेरियस एग्जाम्स में आज तक पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं उठा करके आपके सामने ले करके आता हूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। तो चलिए एक एक करके उन क्वेश्चंस को समझते हैं, उनके सॉल्यूशंस को समझते हैं और आप जो भी नए कंसेप्ट यहाँ से लर्न करते हैं वो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए ये रहा आज का पहला प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं ये आज का पहला प्रॉब्लम क्या है। बोला है रिएक्शन एट अ सपोर्ट A इज। तो देखिए आपके सामने एक फ्रेम दिया हुआ है और यहां पे एक सपोर्ट A है, दिस इज सपोर्ट A। बोल रहा है इस सपोर्ट A पे रिएक्शन कितना होगा। इस फ्रेम में देखो तो फ्रेम का टोटल लेंथ 200 है और यहां एंड पे एक 20 किलोन्यूटन का अपवर्ड लोड है। तो मैं क्या करता हूं, जब ये लोड 20 किलोन्यूटन अपवर्ड है तो आई विल एज्यूम एक RA रिएक्शन नीचे जाएगा और एक RB रिएक्शन यहां पे नीचे आएगा। ठीक है, क्योंकि लोड हमारा 20 किलोन्यूटन ऊपर जा रहा है तो वी विल एज्यूम कि A और B पे 2 रिएक्शंस नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि A B देखिए फिक्स्ड है। अब मुझे रिएक्शंस A का फाइंड आउट करना है तो मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट नंबर B पे मोमेंट लिख लेता हूं। यहां पे जो पॉइंट B है इस एंड पे मोमेंट लिख लेता हूं और इसको 0 से इक्वेट करा देता हूं। तो ये जो 20 किलोन्यूटन का लोड है ये देखिए कैसा क्लॉकवाइज मोमेंट बना रहा है, कैसा मोमेंट बना रहा है B पे क्लॉकवाइज। तो लेट अगर मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखता हूं, आई विल राइट टेकिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट B इज इक्वल टू 0 और मैंने एज्यूम करा है कि क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। तो आई विल राइट +20 into 200 जो कि इस पॉइंट से लेके B तक का डिस्टेंस है। नाउ अब देखो जो RA लोड है वो नीचे जा रहा है और RA लोड B पे कैसा मोमेंट बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मोमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं लिखूंगा -RA into 100
इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वेरी इजी टू सॉल्व। क्या हो जाएगा, आप आर को सॉल्व कर लीजिए, इट विल बी 40 किलो न्यूटन। और क्योंकि रिएक्शन प्लस में है, इसका मतलब जो भी हमने डायरेक्शन एज्यूम करा था वो सही है, और हमने डायरेक्शन क्या एज्यूम करा हुआ है, डाउनवर्ड। हेंस आई विल से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर विच इज 40 किलो न्यूटन डाउनवर्ड। तो आपको बी पे मोमेंट लिख के 0 से इक्वेट करा देना था, आप आर ए को फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अगर आपसे बी का रिएक्शन पूछ दे तब क्या करेंगे, तो देखिए 20 लोड ऊपर जा रहा है, आर ए 40 लोड नीचे जा रहा है, तो मुझे बी को इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, पूरे फ्रेम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए मैं बोलूंगा कि जो आर बी का रिएक्शन है वो 20 किलो न्यूटन अपवर्ड होना चाहिए, ताकि आर बी 20 और 20 पहले से ही है, 40 ऊपर हो जाएगा और आर ए 40 नीचे, तो आपका पूरा फ्रेम इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। तो जो भी आपसे पूछा है सपोर्ट ए का रिएक्शन या बी का रिएक्शन आप बता सकते हैं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। 3 फैक्टर दिए हुए हैं ए बी सी। पहला बोला है लार्ज नंबर ऑफ लोडिंग साइकिल, लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस एंड लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन। अब बोल रहा है दोज एसोसिएटेड विथ फटीग फेलियर वुड इंक्लूड, और नीचे 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी। तो क्वेश्चन इज फटीग फेलियर के साथ इन तीनों फैक्टर्स में से कौन सा एसोसिएटेड है। तो फटीग फेलियर में जो लोडिंग के साइकिल्स होते हैं वो नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, मीन देयर विल बी ए नंबर ऑफ साइकिल। तो लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स मीन लोड फटीग फेलियर होने के चांसेस होंगे। लार्ज वेरिएशन इन स्ट्रेस, अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा वेरी करेगा उस साइकिल में, अगर स्ट्रेस का वेरिएशन ज्यादा होगा तो फटीग फेलियर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। एंड लार्ज स्ट्रेस कंसंट्रेशन, किसी पॉइंट पे अगर स्ट्रेस कंसंट्रेट होगा तो इसमें भी फटीग फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो मैं बोलूंगा कि जो फटीग फेलियर है वो इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करता है। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर which is A, B and C. Question number 3. Percentage elongation during tensile test is indicative of. किसी भी टेंसाइल टेस्ट में अगर परसेंटेज इलोंगेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर परसेंटेज इलोंगेशन ज्यादा है तो मोर डक्टाइल, अगर परसेंटेज इलोंगेशन कम है तो लेस डक्टाइल, लेस डक्टाइल का मतलब ब्रिटलनेस। तो आई विल से परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इंडिकेट्स डक्टिलिटी, वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इन केस ऑफ कास्ट आयरन व्हेन इट इज सब्जेक्टेड या व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट इज। अगर कास्ट आयरन पे मैं टेंसाइल टेस्ट करूंगा तो उसके एरिया में परसेंटेज रिडक्शन कितना होगा। सिंस कास्ट आयरन इज अ ब्रिटल मटेरियल, और ब्रिटल मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज नेग्लिजिबल होता है, देयर इज नेग्लिजिबल चेंज इन एरिया। हेंस ए इज द करेक्ट आंसर विच इज 0%। तो कास्ट आयरन इज ब्रिटल मटेरियल, आप ब्रिटल मटेरियल को जैसे ही खींचते हो, टेंसाइल लोड लगाते हो, ब्रिटल मटेरियल सडनली ब्रेक कर जाता है। तो रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया विल बी वेरी वेरी स्मॉल विच इज 0%। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू स्ट्रेस रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ। इन चारों में से ट्रू स्ट्रेस किसको रिप्रेजेंट करता है। एवरेज लोड बाय एवरेज एरिया कुछ नहीं होता, एवरेज लोड बाय मैक्सिमम एरिया इज नथिंग, मैक्सिमम लोड एंड मैक्सिमम एरिया भी कुछ नहीं होता है, मतलब ए बी सी से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं होता। अगर फोर्थ देखो तो ट्रू स्ट्रेस इज द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस लोड एंड इंस्टेंटेनियस एरिया विच इज करेक्ट आंसर। मतलब ट्रू स्ट्रेस वो स्ट्रेस होता है जो कि आप किसी इंस्टेंट पे कैलकुलेट करते हो, और उस इंस्टेंट का लोड और उसी इंस्टेंट का एरिया को जो हम यूज करते हैं तो आपका निकलता है ट्रू स्ट्रेस। तो 5 का डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इन टेंसाइल टेस्ट ऑफ अ स्पेसिमेन the ratio of maximum load to the original cross sectional area
of a test piece is called safe stress, breaking stress, yield stress, ultimate stress. जब बोल रहा है मैक्सिमम लोड अपॉन ओरिजिनल एरिया, मतलब वो अल्टीमेट पॉइंट की बात कर रहा है, और अल्टीमेट पॉइंट पे जो स्ट्रेस होता है वो कहलाता है अल्टीमेट स्ट्रेस. 6 का डी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 7. विथ अ परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कार्बन इन स्टील डिक्रीजेज इट्स. अगर मैं स्टील में कार्बन कंटेंट को बढ़ाऊंगा तो क्या कम होगा? बोल रहा है डिक्रीजेज इट्स, क्या कम हो जाएगा? तो स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाता है, ब्रिटलनेस बढ़ जाता है, डक्टिलिटी घट जाता है. हेंस डी इज द आंसर. स्टील में कार्बन कंटेंट बढ़ाने से स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ब्रिटलनेस विल इंक्रीज बट डक्टिलिटी विल डिक्रीज. हेंस 7 का डी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8. A steel bar is fixed at both the ends. If the bar is heated, it will develop. अगर किसी स्टील बार को मैं दोनों साइड से फिक्स कर दूं और अगर बॉडी को हीट करूं, तो बॉडी को हीट करेंगे तो बॉडी चाहेगा एक्सटेंड होना, बट क्योंकि सपोर्ट उस पे एक कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव रिएक्शन अप्लाई करेगा, हेंस यू विल गेट अ कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो बार को हीटिंग के कंडीशन में कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है अगर बॉडी कंस्ट्रेंट टू मूव है तो. क्वेश्चन नंबर 9. A thin mild steel wire is loaded by adding loads in a equal increments till it breaks. मतलब बोल रहा है किसी माइल्ड स्टील पे अगर मैं टेंशन टेस्ट करूं और लोड को बहुत ही धीरे धीरे इक्वल अमाउंट में बढ़ाता रहूं और तब तक बढ़ाता रहूं जब तक माइल्ड स्टील ब्रेक न कर जाएगा, मतलब ये स्टील का आपका टेंशन टेस्ट हो गया. अब बोल रहा है द एक्सटेंशंस नोटेड विथ इंक्रीजिंग लोड विल बिहेव एज अंडर. जो आपने लोड बढ़ाया था उसमें से जो एक्सटेंशन है, जो बॉडी का इलोंगेशन है, वो कैसा बिहेव करेगा? या यूनिफॉर्म थ्रू आउट, एक्सटेंशन यूनिफॉर्म रहेगा. इंक्रीज यूनिफॉर्मली, एक्सटेंशन बढ़ेगा बट यूनिफॉर्मली बढ़ेगा. पहले बढ़ेगा फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, फिर बाद में घट जाएगा. और ऑप्शन डी बोल रहा है इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली फर्स्ट, इनिशियली कुछ दूर तक यूनिफॉर्मली बढ़ेगा एंड देन इंक्रीज रैपिडली. डी इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि जब आप माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हो कुछ दूर तक हमें लीनियर मिलता है. लीनियर मिलता है मतलब स्ट्रेन लीनियरली बढ़ रहा है. स्ट्रेन लीनियरली बढ़ रहा है मतलब डिफॉर्मेशन लीनियरली बढ़ रहा है. एक पॉइंट के आने के बाद देयर इज अ सडन इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन. अब आगे जाएंगे तो देयर इज सडन इंक्रीज इन डिफॉर्मेशन. डिफॉर्मेशन जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है. हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट कि माइल्ड स्टील में इनिशियली तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है इलोंगेशन का, बट आफ्टर द यील्ड पॉइंट के बाद मटेरियल में सडन इंक्रीज होने लगता है जिसको हम बोलते हैं इंक्रीज रैपिडली. तो 9 का डी इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. The tensile strength of a material is obtained by dividing the maximum load during the test by the area at the time of fracture, original cross sectional area, average of area at time of fracture and original cross sectional area, या minimum area of fracture. अभी आपने अल्टीमेट स्ट्रेस की बात करा था, उसी अल्टीमेट स्ट्रेस को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं. दिस अल्टीमेट स्ट्रेस इज अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेंथ, आप कुछ भी बोल सकते हो. जो अल्टीमेट स्ट्रेस होता है वही कहलाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोड को डिवाइड करते हैं ओरिजिनल एरिया से. हेंस बी विल बी योर आंसर. बी आपका सही जवाब होगा. क्वेश्चन नंबर 11. In a tensile test on a mild steel specimen, the breaking stress as compared to ultimate tensile stress. माइल्ड स्टील का जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, माइल्ड स्टील कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं, ये पॉइंट है ब्रेकिंग पॉइंट, ये पॉइंट है अल्टीमेट पॉइंट. तो अल्टीमेट पॉइंट का स्ट्रेस आपके ब्रेकिंग पॉइंट से ज्यादा होगा. तो ब्रेकिंग स्ट्रेस एज कंपेयर टू अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज लेस. हेंस 11 का बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 12.
During a tensile test on a specimen of 1 centimeter square cross section, maximum load observed was 8 tons and area of cross section at neck was 0.5 centimeter square. Ultimate tensile strength of a specimen. अभी जस्ट हमने पीछे फॉर्मूला लिखा था कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम लोड विच इज 8 टन्स डिवाइडेड बाई ओरिजिनल एरिया. तो ओरिजिनल एरिया क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. वी विल यूज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. हेंस योर आंसर विल बी बी विच इज 8 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे नेक एरिया का आपको कोई यूज नहीं करना है क्योंकि हम लोग नेक एरिया से अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ डिटरमाइन नहीं करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील कंपेयर्ड टू अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस. माइल्ड स्टील का जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो उसके अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेस से ज्यादा होता है. तो 13 का बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. The property of a material which allows it to be drawn into smaller section. तो मटेरियल का वो प्रॉपर्टी जो अलाउ करता है मटेरियल को ड्रॉ करके मतलब खींच करके छोटे क्रॉस सेक्शन में बनाना, उसे हम डक्टिलिटी. तो जब भी किसी बॉडी को या मटेरियल को खींच करके हम उसको लंबा कर देते हैं, लार्ज इलोंगेशन करते हैं और उसके एरिया को हम छोटा कर देते हैं, स्मॉलर सेक्शन बना देते हैं, तो जिस प्रॉपर्टी से वो बनता है उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ. फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसका रेशियो होता है? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज रेशियो ऑफ फेलियर स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. ये हो गया जनरल फॉर्मूला. फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये जनरल फॉर्मूला होता है. अगर मैं डक्टाइल मटेरियल के लिए बात करूं तो डक्टाइल मटेरियल का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. YS इज यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. और अगर मैं ब्रिटल मटेरियल के लिए बात करूं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है आपका अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस. अब आप चेक कर सकते हैं इन तीनों में से कोई तो एक ऑप्शन दिया होगा. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस. ए इज करेक्ट. वर्किंग अपॉन अल्टीमेट कुछ नहीं है. ब्रेकिंग अपॉन अल्टीमेट, अल्टीमेट अपॉन ब्रेकिंग, बाकी के 3 गलत हैं. फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो ये वाला ऑप्शन दे रखा है आपको ब्रिटल मटेरियल वाला जो कि अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस होता. क्वेश्चन नंबर 16. Which of the curve is best suited for linear elastic hardening plastic material? Linear elastic hardening plastic material को मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूं इलास्टोप्लास्टिक. इलास्टिक भी हो गया, प्लास्टिक भी हो गया, तो इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग का ग्राफ वो पूछना चाह रहा. विथ स्ट्रेन हार्डनिंग. तो इलास्टोप्लास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग का ग्राफ सी होता है. अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट डेटा टाइप क्वेश्चन हैं. ये वो क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए. इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. इसके एक्सप्लेनेशन में थ्योरी क्लास में आपको दे चुका हूं. बस यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं. जो मेरे थ्योरी क्लास देखना चाहते हैं वो मेरे अनअकैडमी पे आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. अमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट इलास्टिक. इनमें से सबसे कम इलास्टिक कौन सा होता है? रबर इज लीस्ट इलास्टिक मटेरियल. जब भी आपसे लीस्ट इलास्टिक पूछा जाएगा देखिएगा ऑप्शन में रबर होगा, तो रबर इज द लीस्ट इलास्टिक मटेरियल. क्वेश्चन 18. ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स डू नॉट चेंज विथ टाइम देयर. जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स होते हैं वो टाइम के साथ क्या चेंज नहीं करते हैं? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, तीनों ही सही है. हेंस ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. ग्रेजुअल अप्लाइड लोड्स आर स्टैटिक लोड्स. स्टैटिक लोड्स वो लोड्स होते हैं जो टाइम के साथ ना ही मैग्नीट्यूड को बदलते हैं, ना ही डायरेक्शन को बदलते हैं और ना ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को बदलते हैं. तो 18 का ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19. देयर इज डैश फॉर अ ब्रिटल मटेरियल
नो इलास्टिक जोन, नो प्लास्टिक जोन, लार्ज प्लास्टिक जोन, लार्ज इलास्टिक जोन। ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक जोन नहीं होता है क्योंकि ब्रिटल मटेरियल सडनली फ्रैक्चर कर जाता है, हेंस देयर इज नो प्लास्टिक जोन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द कर्व इज बेस्ट suited फॉर लीनियर इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। बोलने का मतलब है ये ग्राफ पूछ रहा है इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल का। द ग्राफ इज फॉर इलास्टोप्लास्टिक, बट हियर स्ट्रेन हार्डनिंग नहीं है, तो जब सिर्फ इलास्टोप्लास्टिक बोल रहा है तो बी विल बी द आंसर, दिस बी इज द आंसर। तो देखिए इलास्टोप्लास्टिक का ग्राफ ये था, बट यही अगर स्ट्रेन हार्डनिंग होता तो ये जो कांस्टेंट ग्राफ है ये कांस्टेंट ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाता, तो ये हो जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग और ये है सिर्फ प्लास्टिक, इलास्टोप्लास्टिक। तो ये डिफरेंस है दो ग्राफ्स में। नाउ आई होप आपको मेरे लेक्चर सारे अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर देना और मेरे यूट्यूब चैनल को एबीएस एकेडमिया को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप पे आना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मेरे थ्योरी लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी प्लस का एजुकेटर हूं, तो आप वहां पे मेरे थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस कोड एबीएस भारती, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी चीज मुझसे पूछना हो तो आप नीचे मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, which of the following shows the correct graph for the stress strain curve for an ideal elastic strain hardening material। देखिए ये फिर से strain hardening का बोला है ग्राफ, तो strain hardening का ग्राफ होता है आपका C, hence C is the correct answer। Now question number 22, ductility of which of the following is the maximum। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, इनमें से डक्टिलिटी किसका मैक्सिमम होगा। जैसा कि आपको मालूम है जितना कार्बन कंटेंट कम होगा उतना ही ज्यादा डक्टाइल होगा, और जैसे ही हम स्टील में कार्बन कंटेंट को बढ़ाते चले जाएंगे या आयरन में हम कार्बन कंटेंट को बढ़ाते चले जाएंगे आपका डक्टिलिटी घटना शुरू हो जाता है। तो जो राउट आयरन है इसका कार्बन कंटेंट जो होता है वो लेस देन 0.1% होता है, 0.1% से कम। माइल्ड स्टील का कार्बन कंटेंट 0.3% से कम होता है। जो आपका कास्ट आयरन है इस कास्ट आयरन का कार्बन कंटेंट अराउंड 2 to 3% होता है, आई विल से ये 2 to 3% होता। और पिग आयरन का जो कार्बन कंटेंट होता है वो 4% के आसपास होता है। तो आप देख सकते हैं किसका कार्बन सबसे कम है, तो राउट आयरन मतलब सी का राउट आयरन का डक्टिलिटी विल बी मैक्सिमम। फिर माइल्ड स्टील विच इज ऑप्शन ए उसका होगा, फिर आपका कास्ट आयरन विच इज ऑप्शन नंबर बी, एंड लास्ट विच इज ऑप्शन नंबर डी पिग आयरन। तो दिस इज द डक्टिलिटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो इनमें से कौन सा मटेरियल का डक्टिलिटी मैक्सिमम है, तो इनमें से राउट आयरन का मैक्सिमम डक्टिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द एरेनियस स्टेटमेंट। एरेनियस मतलब हो गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एरर है, मतलब फॉल्स है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स पूछना चाह रहा है वो। माइल्ड स्टील हैज 2 इल्ड पॉइंट, सही है, माइल्ड स्टील में 2 इल्ड पॉइंट होते हैं, अपर इल्ड पॉइंट, लोअर इल्ड पॉइंट। माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, इट इज ऑल्सो करेक्ट। माइल्ड स्टील हैज स्मॉल % इलोंगेशन ऑफ फेलियर, रॉन्ग। माइल्ड स्टील क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है तो लार्ज % इलोंगेशन होगा। माइल्ड स्टील shows strain hardening, it is also correct. Hence C is a false statement, C is a erroneous statement. Question number 24, a material is called ductile if it has little plastic elongation range, has long plastic elongation range, B is correct. कोई भी मटेरियल डक्टाइल तभी कहलाएगा जब उसका प्लास्टिक रेंज लार्ज होगा, लॉन्ग होगा। could be hammered into a very thin sheet, this is wrong, and shows last elastic strain, elastic strain से हम मटेरियल को डिफाइन नहीं करते हैं। Now question number 25, a linear force
डिफॉर्मेशन रिलेशन इज ऑब्टेन्ड इन मटेरियल। अगर मैं पी एंड डेल्टा ग्राफ ड्रॉ करूं, पी एंड डेल्टा ग्राफ ड्रॉ करूं तो ग्राफ लीनियर मिलेगा। कब लीनियर मिलेगा? हैविंग इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, हैविंग प्लास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रॉपर्टी, फॉलोइंग हुक्स लॉ विच आर रिजिड इलास्टिक मटेरियल। फॉलोइंग हुक्स लॉ, क्योंकि हुक्स लॉ सेज कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन मींस योर ग्राफ विल बी लीनियर, और अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ लीनियर है तो आपका लोड एंड डिफॉर्मेशन ग्राफ विल आल्सो बी लीनियर। हेंस 25C इज द करेक्ट आंसर। 26. The property of materials by which it can be beaten or rolled into thin plates is called malleability. इसे हम malleability बोलते हैं। जब मैं किसी मेटल को या मटेरियल को पीट करके या रोल करके हम प्लेट में कन्वर्ट कर दें, मतलब उसके थिकनेस को हम पतला कर दें, तो वो आपका मैलिएबल मटेरियल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 27. क्रिप ऑफ अ मटेरियल इज, क्रिप क्या होता है? तो नॉट बीइंग डक्टाइल टू बिकम ब्रिटल, डिसअपियरेंस ऑफ डिफॉर्मेशन ऑन रिमूवल ऑफ लोड, कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। तो क्रिप का डे इज द करेक्ट आंसर। क्रिप क्या होता है? कांस्टेंट लोडिंग पे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफॉर्मेशन का लगातार बढ़ते रहना क्रिप कहलाता है। किसी भी मटेरियल पे मैं अगर कांस्टेंट लोड बहुत लंबे समय तक लगा के छोड़ दूं तो ड्यू टू द टाइम एंड ड्यू टू द कांस्टेंट लोड उसका डिफॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, वही प्रॉपर्टी कहलाता है क्रिप। क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेटिवली डक्टाइल मटेरियल? इनमें से कौन सा मटेरियल डक्टाइल है? तो आपका माइल्ड स्टील इज मोस्ट डक्टाइल मटेरियल। माइल्ड स्टील इज मोस्ट डक्टाइल मटेरियल आउट ऑफ 4। अगर मैं सारा सीक्वेंस बताऊं तो सबसे पहले आपका माइल्ड स्टील होगा, देन आपका ब्रॉन्ज आ जाएगा ऑप्शन बी, देन आपका हाई कार्बन स्टील आ जाएगा ऑप्शन ए, एंड एट लास्ट यू विल गेट ऑप्शन नंबर सी विच इज कास्ट आयरन। तो डक्टिलिटी को अगर मैं सीक्वेंस के फॉर्म में रखूं तो सबसे पहले डक्टिलिटी माइल्ड स्टील का, फिर ब्रॉन्ज का, फिर हाई कार्बन स्टील का, एंड देन कास्ट आयरन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. एट यील्ड पॉइंट ऑफ अ टेस्ट पीस द मटेरियल, किसी भी टेस्ट स्पेसिमेन पे यील्ड पॉइंट पे क्या होता है? मटेरियल हुक्स लॉ को फॉलो करता है, रॉन्ग। बिहेव्स इन इलास्टिक मैनर, रॉन्ग, क्योंकि ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा। ऑप्शन बी बिहेव्स इन इलास्टिक मैनर, ये इलास्टिक पॉइंट होगा। रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप ऑन रिमूवल ऑफ लोड, ये भी इलास्टिक लिमिट होगा। अंडरगोज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दिस इज द करेक्ट आंसर। यील्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके बाद मटेरियल आपका परमानेंट डिफॉर्मेशन या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 30. द फेनोमेना ऑफ स्लो एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल्स दैट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम हैविंग कांस्टेंट लोड। अभी जस्ट हमने ये प्रॉब्लम करा था, इट इज नोन एज क्रीपिंग। क्रीपिंग क्या है? कांस्टेंट लोड पे टाइम के बढ़ने के साथ जो फेनोमेना ऑफ स्लो एक्सटेंशन, डिफॉर्मेशन का धीरे धीरे बढ़ना, क्रीप कहलाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31. द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन लोड, वो कौन सा स्ट्रेस है जहां पे मटेरियल का एक्सटेंशन फास्ट बढ़ता है, क्विक हो जाता है, एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड, लोड के कंपैरिजन में जो इलोंगेशन होगा वो फास्ट हो जाएगा। तो कौन से पॉइंट पे होता है? यील्ड पॉइंट पे, क्योंकि जब हम यील्ड पॉइंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, माइल्ड स्टील का ग्राफ, तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे होता है आपका यील्ड पॉइंट। तो आप यील्ड पॉइंट के बाद देखते हो इन दिस रीजन एट कांस्टेंट स्ट्रेस यू आर गेटिंग कंटिन्यूअस स्ट्रेन, एट कांस्टेंट स्ट्रेस यू आर गेटिंग कंटिन्यूअस, बढ़ता हुआ स्ट्रेन मिल रहा है, बट जबकि स्ट्रेस कांस्टेंट है, तो यही कहलाता है आपका यील्ड पॉइंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 32. इन अ टेंसाइल टेस्ट when the material is stressed beyond elastic limit, the tensile strain dash as compared to the stress. ये वही कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन करा था कि इनिशियली जो डिफॉर्मेशन होता है, इलोंगेशन होता है, वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, एंड आफ्टर द यील्ड पॉइंट यू विल गेट
फास्ट इंक्रीज या क्विक इंक्रीज इन इलोंगेशन। द सेम क्वेश्चन यहां पूछ रहा है दूसरे तरीके से, व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। यहां पे इलास्टिक लिमिट होगा और इलास्टिक लिमिट के बाद अगर मैं चला जाऊं, मतलब इस रीजन में मैं देखूं, तो द टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो इंक्रीजेज मोर क्विकली। ये जो स्ट्रेन है वो जल्दी जल्दी बढ़ रहा है, फास्ट बढ़ रहा है, एज कंपेयर टू द स्ट्रेस। हेंस डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 33, इन अ कंपोजिट सिस्टम subjected to temperature rise and with ends constrained to remain together, the component having lower value of coefficient of linear expansion will experience। एक कंपोजिट सिस्टम है, मतलब स्टील और कॉपर वाला जो क्वेश्चन हो गया, तो एक कंपोजिट सिस्टम है जिसमें मैंने टेम्परेचर बढ़ाया है, हीटिंग करा है, तो बोल रहा है विथ एंड्स कंस्ट्रेंट टू रिमेन टुगेदर, मतलब वो दोनों बॉडी हैं, वो दोनों को साथ रहना है, दोनों अलग अलग डिफॉर्म करेंगे नहीं। तो द कंपोनेंट्स हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जिस मटेरियल का अल्फा कम होता है उस मटेरियल में टेंसाइल स्ट्रेस होता है, यू नो दिस। और जिस मटेरियल का अल्फा अधिक होता है उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। इन केस ऑफ हीटिंग, हीटिंग के कंडीशन में अगर यही कूलिंग कर रहा होता तो मैं कंप्लीटली अपोजिट बोलता, अल्फा लेस कंप्रेसिव, अल्फा मोर टेंसाइल। तो ये होगा आंसर विल बी टेंसाइल स्ट्रेस। तो 33 ए इज द आंसर। जिस मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन लोअर है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ टेम्परेचर राइज। नाउ क्वेश्चन 34, इफ अ कंपोजिट बार ऑफ स्टील एंड कॉपर इज हीटेड then copper bar will be under। देखिए सेम क्वेश्चन है, यू नो अल्फा ऑफ कॉपर इज मोर देन अल्फा ऑफ माइल्ड स्टील। कॉपर का लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अधिक होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ माइल्ड स्टील। तो अभी जस्ट में हमने बोला जिसका भी अल्फा अधिक होगा उसमें आपको कंप्रेसिव स्ट्रेस मिलेगा, हेंस द आंसर विल बी कंप्रेसिव। बट देखिए ऑप्शन में कहीं कंप्रेशन नहीं है, तो डी विल बी योर आंसर। तो कॉपर में जो स्ट्रेस होता है दैट विल बी कंप्रेसिव इन केस ऑफ हीटिंग, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नहीं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का एरिया से कोई रिलेशन नहीं है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन लोडिंग, ये भी रॉन्ग है। लोडिंग से लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ मटेरियल, इट इज करेक्ट। मटेरियल क्या होगा उस पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल का लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होता है, हेंस सी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। माइल्ड स्टील हैज टूल्ड पॉइंट, सही है। माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल, करेक्ट। माइल्ड स्टील शोज स्ट्रेन हार्डनिंग, करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, नन ऑफ दीज, हेंस डी विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, अ कंपोजिट बीम इज कंपोज्ड ऑफ टू इक्वल strips, one of brass and other of steel, if the temperature is raised। अगेन सेम वही कॉपर स्टील वाला प्रॉब्लम। बोल रहा है कोई एक कंपोजिट बार है जो कि दो इक्वल स्ट्रिप्स ऑफ ब्रास एंड स्टील से बना है, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो होगा क्या। तो देखिए सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अल्फा ऑफ ब्रास इज मोर देन अल्फा ऑफ माइल्ड स्टील। जिसका अल्फा अधिक है, क्योंकि हीटिंग का कंडीशन है, जिसका अल्फा अधिक है उसमें होगा कंप्रेसिव। तो देखिए बोला है ब्रास एक्सपीरियंसेस कंप्रेसिव स्ट्रेस, करेक्ट। जिसका अल्फा कम है स्टील, उसमें टेंसाइल स्ट्रेस, तो ए इज ऑल्सो करेक्ट। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल फोर्सेस इज एक्सपीरियंसिंग इन स्टील, ठीक है। नाउ थर्ड, कंपोजिट बीम गेट्स सब्जेक्टेड टू अ कपल, इट इज ऑल्सो करेक्ट। हेंस सबको मैं ऑल ऑफ दीज में कंसिडर कर सकता हूं, तो 37 डी विल बी द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स विल आस्क सर ये कपल कहां से आया। तो देखो यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे मान लो एक मटेरियल है ब्रास का और इसी के साथ पैरेलली कनेक्ट है आपका स्टील का।
अगर मैं इसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसको हीट कर दिया, तो ब्रास में होगा कंप्रेशन, मतलब ये जो बॉडी है वो कुछ ऐसा हो जाएगा, बॉडी विल टेक दिस शेप। ऊपर वाला पार्ट हो गया ब्रास, नीचे वाला पार्ट हो गया स्टील। अब देखिए ब्रास में क्या आ रहा है, कंप्रेशन आ रहा है ना, और स्टील में क्या आ रहा है, टेंशन। तो ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी कुछ ऐसा शेप ले लेगा। और ये हुआ क्या, ये बेंडिंग हुआ। बेंडिंग क्यों हुआ, कपल के कारण हुआ, हेंस सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब जब मटेरियल में अलग अलग स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है तो बॉडी बेंड हो जाता है, और बेंड होता क्यों है, तो ड्यू टू अ बेंडिंग कपल, हेंस सी इज द आंसर। तो मैं बोल सकता हूं तीनों सही है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। तो ये रहा आज के हमारे सारे प्रॉब्लम्स, हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो वी हैव सीन 37 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये 37 के 37 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज मेनली आपके सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन यूनिट के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को मैं लेके आया, जहां पे मटेरियल के प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, मटेरियल के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे करने की कोशिश करा हूँ। तो इन सारे क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस कर लिए होंगे। आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हो तो ABS एकेडमिया एडू आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, या डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे इसका लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पे पहुंच सकते हैं। सिमिलरली टेलीग्राम ग्रुप पे पहुंचने के लिए भी आप लिंक को क्लिक करिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ABS एकेडमिया पे पहुंच जाएंगे। और अब मेरे यूट्यूब चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं और फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे थ्योरी लेक्चर देखना चाहते हैं तो मैं अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूं। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं देन यू कैन यूज दिस कोड ABS भारती, और आपको वहां पे सारे मेरे थ्योरी लेक्चर्स मिल जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग।